गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज जो हम सीखेंगे यूजेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, ये हमारा पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर थर्ड वीडियो लेक्चर है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपने देखा कि पंक्चुएशन क्या होती है, पंक्चुएशन के साइन कौन कौन से होते हैं। वहां पर मैंने आपको यह भी बताया कि कैपिटल लेटर का यूज कहां कहां होता है। सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों मैंने आपको फुल स्टॉप का प्रयोग बताया, कोमा का प्रयोग कहां कहां होता है ये भी हमने डिस्कस किया। तो अगर वो दोनों वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे तो इस थर्ड वीडियो लेक्चर को देखने से पहले वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें और उसके बाद इस थर्ड वीडियो लेक्चर के ऊपर आए। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फोर्थ पंक्चुएशन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, जिसे क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। तो इसका प्रयोग कहां होता है? देखिए, सबसे पहला जो प्रयोग है, ऑलवेज यूज एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। प्रत्यक्ष रूप से जो सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो सवाल पूछे जाते हैं उसके एंड में आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्यारे बच्चों, ये मैंने जब नरेशन आपको बताया था तब आपको बताया था मैंने कि वो कौन कौन से होते हैं। हल्का से एक बार यहां देख लेते हैं। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्यारे बच्चों, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरे होते हैं हमारे WH फैमिली से। और ऑक्सिलरी वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं प्यारे बच्चों, इनको फिर हम आगे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और वो आ जाता है हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये तो मैंने आपको बता रखा है कि WH फैमिली कौन कौन सी होती है प्यारे बच्चों। WH से स्टार्ट होने वाले जितने भी हैं आपके, जैसे व्हाट, when, why, where, whose, whom, who, एटसेट्रा। तो इनको आप बड़े अच्छे से जानते हैं WH फैमिली को। ऑक्सिलरी वर्ब्स में जब मैंने आपको टेंस बताया था तो वहां पर मैंने बताया था कि प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो भी आपको पता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे के सारे क्या हैं हमारी? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। और मॉडल प्यारे बच्चों, ये टॉपिक भी हम आपको बता चुके हैं। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे? ये मॉडल होते हैं। तो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे हैं, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हो, चाहे वो WH फैमिली से शुरू होते हो, उन सब के एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ये देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आर यू गोइंग टू दिल्ली? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? और यहां पर ये जो है ये क्या है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव यू टेकन योर लंच? क्या तुम अपना लंच ले चुके हो? क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने एंड में। ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है प्यारे बच्चों।
कैन आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूं? ये किसका एग्जाम्पल है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल है। ये देखिए, और चूंकि सब्जेक्ट से पहले लगा रखा है, जब भी हेल्पिंग वर्ब को, चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, जब भी वो सब्जेक्ट से पहले आती हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल नहीं रहता, बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ये रूल आप जानते हैं। तो ये मॉडल के साथ मैंने बना रखा है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? ये WH फैमिली से आ गया प्यारे बच्चों। तो WH फैमिली से आपको स्ट्रक्चर जब मैंने टेंस का था उस वक्त बताया था कि WH फैमिली को पहले लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी, और उसके बाद आपका दूसरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। यहां देखिए, ये भी WH फैमिली का है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो? गॉट इट? तो ये भी WH फैमिली का है, राइट? प्यारे बच्चों, क्या आपने सोचा है व्हाट कलर डू यू लाइक और विच कलर डू यू लाइक, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट, व्हाट कलर डू यू लाइक और विच कलर डू यू लाइक, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर हिंदी बनाते हैं तो व्हाट कलर डू यू लाइक का मतलब यही होता है कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, और नीचे विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। दोनों की हिंदी एक है, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? ये कहां यूज होगा और ये कहां होगा? सोचा है कभी? देखिए, विच कलर डू यू लाइक, मान लीजिए आपने उसके सामने 4-5 रंग रख दिए, राइट? जो आपके पास था वो सारे के सारे, मान लीजिए आपके पास दुकान में 5 रंग थे, वो पांचों दिखा दिए कि विच कलर, उसमें से फिर जो बंदा खरीदा, आप उसको उससे पूछोगे कि विच कलर डू यू लाइक, वहां उसको ऑप्शन दे दिए आपने, वो बोले मुझे रेड ये चाहिए मुझे। गॉट इट? यहां ऑप्शन नहीं है प्यारे बच्चों, यहां पूरे वर्ल्ड में जितने भी कलर हैं वो पूछ रहा है आपसे कि आपको कौन सा रंग पसंद है। यहां ऑप्शन नहीं है आपके पास में, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन होगा, लिमिटेड ऑप्शन होगा आपके पास में, उसमें से एक कलर जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये मैं सोचा आपको ये भी साथ साथ बता ही दूं, बाकी पंक्चुएशन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों कि जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हों, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हों, चाहे वो WH फैमिली से शुरू होते हों, अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन में हैं, प्रत्यक्ष रूप से अगर वो सवाल पूछा जा रहा है, तो उन सब के एंड में आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करना है। गॉट इट? सो सिंपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। उससे पहले एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, यहां पर डोंट यूज एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन। यह बात जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया था प्यारे बच्चों, तब भी मैंने बताया था कि जब डायरेक्ट से प्रत्यक्ष क्वेश्चन को अप्रत्यक्ष बनाया जाता है तो सेंटेंस को सिंपल बना दिया जाता है। ये देखिए, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा था। तो प्यारे बच्चों, देखने में ये ऐसा लगता है जैसे प्रश्न कोई बात पूछी गई है, लेकिन ये इसके एंड में आपने फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। जब हम डायरेक्ट से प्रत्यक्ष सवाल से अप्रत्यक्ष के ऊपर चले जाते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क को हटा करके हम क्या ले आते हैं? फुल स्टॉप ले आते हैं। क्यों ले आते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए क्या चाहिए? WH फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, सब्जेक्ट से पहले। ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट के बाद आ रही है हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहा ही नहीं। क्वेश्चन के सेंटेंस के लिए क्या होगा?
ये देखिए, यहां ये सब्जेक्ट है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहां ये सब्जेक्ट है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आती है, चाहे वो WH फैमिली का हो, चाहे वो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी हो, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी हो, तब आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आती है प्यारे बच्चों, तो वहां उसके एंड में फुल स्टॉप ही आएगा। ये बात यहां से स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट भी यही मैंने लिया एग्जाम्पल इसमें, शी आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज टीजिंग हर। उसने मुझसे पूछा कि व्हाई आई वॉज टीजिंग हर, कि मैं उसको क्यों टीज कर रहा था। राइट, अप्रत्यक्ष सवाल है ये, प्रत्यक्ष नहीं है। डायरेक्ट में ही आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, इनडायरेक्ट में नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज की प्यारे बच्चों। फिफ्थ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस चिन्ह से आप वाकिफ हैं, हिंदी में भी आता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका प्रयोग कहां कहां होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का? देखिए, सबसे पहला जो प्रयोग है, एट द एंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो हमारे इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये मैंने नरेशन जब आपको बता रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। डिटेल में अगर आपको जानना है प्यारे बच्चों तो वो आप जरूर देखिएगा। हल्का सा मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे वाक्य जिसमें विश होती है, प्रेयर की बात होती है, ब्लेसिंग्स की बात होती है, कर्ष अभिशाप की बात होती है, ग्रीटिंग्स की बात होती है, फेयरवेल की बात होती है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आपको इसमें इच्छा मिलेगी, प्रार्थना मिलेगी, आशीर्वाद से संबंधित, अभिशाप से संबंधित, ग्रीटिंग्स अभिवादन से संबंधित या जुदाई से संबंधित जो आपको सेंटेंसेस नजर आते हैं, तो उनके एंड में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। ये देखिए, फर्स्ट सेंटेंस से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, मे गॉड ब्लेस यू। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। गॉट इट? तो ये प्रेयर का एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। ठीक, ये मेरी ऐसी इच्छा है, विश की बात है, जो अनफुलफिल्ड है, जो कभी पूरी नहीं हो पाई। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ओ फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी चाहिए, एक गिलास पानी की इच्छा है, विश है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आपको विश नजर आती है, प्रार्थना नजर आती है, आशीर्वाद नजर आता है, अभिशाप नजर आता है, अभिवादन नजर आता है, या फिर जुदाई की बात नजर आती है, उनके एंड में भी प्यारे बच्चों ये मार्क लगता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए दूसरा कहां लगाते हैं। फर्स्ट तो आपको पता लग गया कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एंड में लगता है, और दूसरा कहां लगता है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। ये जब हम नरेशन आपको बता रहे थे तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है विस्मयादि बोधक वाक्य कौन कौन से होते हैं। प्यारे बच्चों, ये ऐसे वाक्य होते हैं या तो इंटरजेक्शन से स्टार्ट होते हैं, देखिए सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अचानक किसी भी चीज को देख करके अचानक मन में एकदम भाव आ जाए और अचानक एकदम आदमी कोई बोल पड़े, तो वो इंटरजेक्शन के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है। खुशी के लिए जैसे हुर्रा हम बोल देते हैं, दुख के लिए एलॉस,
और भी बहुत सारे हैं, हा, आहा, ब्रेवो, बहुत लंबी लिस्ट है। पुह, शा, एटसेट्रा। बहुत लंबी लिस्ट है प्यारे बच्चों। ये जब आप उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे, नरेशन पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में मैंने बताया है, वहाँ डिटेल में बताया है, तो वहाँ पर बहुत सारे इंटरजेक्शन आपको मैंने यूज़ करके दिखाए हैं। तो इस प्रकार की जो इंटरजेक्शन जो होते हैं, उनके तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। और दूसरे कौन से होते हैं? वो WH फैमिली के होते हैं। देखिए यहां से आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। वॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर लड़की है ये, बहुत खूबसूरत है। उसको देखते ही मन में भाव पैदा हुआ और आपने यानी कि तुरंत प्रभाव से, आश्चर्य से भरते हुए आपके मुंह से ये निकल गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो एंड में आपने क्या लगाया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। नेक्स्ट में देखिए, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। खुशी के अंदर हिप हिप हुर्रे हम ऐसे बोलते हैं। तो हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, खुशी को व्यक्त करते हैं। अलॉस, आई हैव फेल्ड, जब कोई आदमी फेल हो जाता है तो दुख को व्यक्त करता है। तो ये इंटरजेक्शन है आपका दुख को व्यक्त करने के लिए। अलॉस, आई हैव फेल्ड, बड़े दुख की बात है, मैं फेल हो चुका हूं। हाउ सिली एंड केयरलेस यू आर, ये देखिए ये WH फैमिली से फिर स्टार्ट हो गया। कोई आदमी बहुत लापरवाह है, बहुत मूर्ख आपको नजर आता है और लापरवाह नजर आता है, तो उसको देख करके एकदम आपके मन में भाव पैदा होता है और आप उसको बोल देते हैं कि हाउ सिली एंड केयरलेस यू आर। सडन फीलिंग है उसको देखते ही आपकी, एकदम जो फीलिंग पैदा होती है, ये उसी फीलिंग को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इसीलिए इनके एंड में विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। किसी फूल को देखा और देखते ही मन में अनायास ही भाव पैदा हुआ, सडन फीलिंग पैदा हुई, उसको देखते ही मन खुशी से भर गया, आश्चर्य से भर गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। तो इस प्रकार के जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो आपके होते हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं दो ही जगह इनका यूज होता है, या तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। तो आपने ये देख लिया कि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहां होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में होता है, इनडायरेक्ट में बिल्कुल नहीं होता। और फिर उसके बाद आपने देख लिया कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही इनका प्रयोग होता है और दूसरे वाक्यों में प्रयोग नहीं होता है। गॉट इट? आइए अब हम नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, कोमा तो हम नीचे लगाते हैं और ऊपर जो लगाते हैं बिल्कुल कोमा की तरह ही होता है इसका स्ट्रक्चर, लेकिन ये ऊपर लगता है और कोमा नीचे लगता है। तो ये जो ऊपर लगता है ये कोमे की तरह, ये अपोस्ट्रोफी होता है। इसका प्रयोग तीन तरीके से किया जाता है प्यारे बच्चों। देखिए कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहला प्रयोग है टू मेक पॉजेसिव केस ऑफ अ नाउन। कोई भी संज्ञा हो उसका अगर आपको पॉजेसिव केस बनाना है तो वहां पर आप अपोस्ट्रोफी लगा करके उसका पॉजेसिव केस जो है वो आप बना सकते हैं। पॉजेसिव का मतलब का, की। जैसे देखिए रमेश बुक, रमेश की पुस्तक, तो ये अपोस्ट्रोफी लगाया और इसके साथ में एस लगा दिया। रमेश अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगा दिया। रमेश बुक, रमेश की पुस्तक। सुनीताज पेन, सुनीता का पेन। माई ब्रदर्स हाउस,
मेरे भाई का घर, मोहन्स पेंसिल, मोहन की पेंसिल, की। पोजेशन का मतलब क्या होता है? यही तो होता है, रखना। यानी रमेश की पुस्तक, पुस्तक किसकी, किससे संबंध रखती है वो? बॉयज हॉस्टल। अब आपने देखा प्यारे बच्चों, ये ऊपर तो जितने भी थे वो हमारे सिंगुलर थे, और सिंगुलर का जब पोजेशन बनाना है तो उसके बाद में लास्ट में आप अपोस्ट्रोफी लगाओ और फिर एस लगा दो। ये देखिए यहां पर सिंगुलर रमेश, अपोस्ट्रोफी लगाया, एस लगा दिया। सुनीता, अपोस्ट्रोफी लगाया, एस लगा दिया। माई ब्रदर्स, ये भी सिंगुलर है, अपोस्ट्रोफी लगाया, एस लगा दिया। और मोहन भी सिंगुलर है, अपोस्ट्रोफी लगाया और एस लगा दिया। अब बात करते हैं प्लूरल की। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तब अपोस्ट्रोफी कहां लगेगा? बॉयज। अब प्यारे बच्चों ये जो एस, चूंकि प्लूरल में एस लगा हुआ है और ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, उसके बाद एस नहीं लगाते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। यानी प्लूरल नाउन के एंड में जहां एस लगा हुआ उसके बाद एक और एस नहीं लगाएंगे हम। गॉट इट? बॉयज हॉस्टल यानी उसके बाद, जस्ट उसके बाद आ जाएगा आपका गर्ल्स हॉस्टल्स, लड़कों का हॉस्टल, लड़कियों का कॉमन रूम। ये देखिए गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं तो एस यहां लगा हुआ, अपोस्ट्रोफी लगा दिया, उसके बाद एक और एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर नाउन आपका सिंगुलर है और उसके एंड में एस आ जाए तब क्या करेंगे? सोचा है कभी? यानी ये तो आपका सिंगुलर है, अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लग गया, यहां प्लूरल में एस लगा हुआ है, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगा दिया। लेकिन अगर नाउन ही आपका ऐसा है जो सिंगुलर है, उसके बाद में एस लगा हुआ है, तो फिर क्या करें? अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगाएं। फिर प्यारे बच्चों आपका जो मन करे, आप इसको ऐसे भी लिखेंगे, विकास बेडरूम, ये भी आपका सही रहेगा। और विकास के साथ अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगाएंगे, बेडरूम लिखेंगे, तो ये भी आपका सही रहेगा। दोनों ही प्रचलन में है, फिर आपको डरना नहीं है, जो मर्जी है आप उसको फॉलो करो। गॉट इट? तो ये था पॉजेसिव ऑफ नाउन कैसे हम बनाते हैं अपोस्ट्रोफी लगा करके। अब इसका सेकंड यूज जो है, कोई आपका अल्फाबेट है, कोई फिगर है, कोई आपकी एब्रीविएशन है। अगर आप किसी अल्फाबेट का प्लूरल बनाते हैं, किसी अंक का प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं किसी अल्फाबेट का, राइट, ए बी सी डी, आपके जितने भी अल्फाबेट है, अगर उसका आप बहुवचन लिखना चाहते हैं, ठीक है, कोई फिगर है, आप किसी अंक का बहुवचन लिखना चाहते हैं, कोई एब्रीविएशन है, अगर उसका बहुवचन बनाना चाहते हैं, तो अपोस्ट्रोफी लगा करके आप बहुवचन बनाएंगे। अब देखिए ये सेंटेंस में देखिए, राइट यूर ईज एंड सीज मोर लेजिबली। मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग में आप ई और सी को अच्छे से नहीं लिखते हो, तो टीचर आपको क्या करता है? रिमार्क देता है, कहता है कि आपकी ई जितनी भी हैं और जितनी भी आपकी सी हैं उनको आप स्पष्ट लिखें ताकि वो समझ में आए। तो ये देखिए मैंने यहां पर ई का प्लूरल बना रखा है, ई अपोस्ट्रोफी एस। यहां सी का प्लूरल बना रखा है, सी अपोस्ट्रोफी एस। किसी भी लेटर का, अल्फाबेट का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो ऐसे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। ये देखिए 2 SHOs, ये एब्रीवेटेड वर्ड है आपका SHO। इसका अब SHO 2 है तो इसका प्लूरल बनाया मैंने, तो उसको मैंने ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दिया और उसके बाद एस लगा दिया। तो किसी भी एब्रीविएशन का अगर हम अपोस्ट्रोफी लगा करके आप एस लगाएंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। 2 SHOs लिव हियर, 2 SHOs अब यहां रहते हैं। 10, अब ये देखिए ये फिगर का बना रखा है, 10 tens make 100। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 100 आता है। 10 और 10 मिल करके, 10 बार मिल करके क्या बनाएंगे? 100 बनाएंगे। तो ये देखिए टेंस का प्लूरल बना दिया मैंने। गॉट इट? तो आपने देखा कि लेटर का कोई फिगर आ जाए या कोई एब्रीवेटेड आपका कोई एब्रीवेशन आ जाए, अगर उसका हम प्लूरल बना रहे हैं पॉजेसिव केस में, फिर आपने देखा कि लेटर, फिगर और एब्रीवेशन के प्लूरल बनाने में भी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है।
तीसरा जो इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका प्यारे बच्चों, वो है कॉन्ट्रैक्शन में। बहुत बार स्पोकन इंग्लिश में हम क्या करते हैं, फास्ट बोलते हैं, तेज बोलते हैं, कैन नॉट की बजाय हम क्या बोलते हैं, कांट बोलते हैं। तो यहां पर मैंने इस ओ को एलिमिनेट कर दिया और इसकी जगह क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। यानी किसी एक अल्फाबेट को या लेटर को हटा दिया जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, अपॉस्ट्रोफी आ जाता है। तो ऐसे लिखते हैं, कैन नॉट, कांट, डू नॉट, डोंट, यहां देखिए इसको हटा रखा है, वुड नॉट, वुडंट, आप इनसे वाकिफ हैं, बहुत बार यूज होता है। आई हैव, ऐसे ही आई अपॉस्ट्रोफी वी ई, आई हैव, एच और ए दोनों गए यहां से, आई हैव, ऐसे लिखते हैं। तो तीन महत्वपूर्ण यूज हुए इसके, एक किसी भी नाउन का पॉजेसिव बनाने में, दूसरा लेटर, फिगर या एब्रीविएशन का प्लूरल बनाने में, और तीसरा प्रयोग हुआ लेटर को कॉन्ट्रैक्ट, किसी वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करने में। गॉट इट। अब देखते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, यूज ऑफ डैश। ये देखिए, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये इसका प्रयोग भी किया जाता है प्यारे बच्चों। एक बात ध्यान रखना, इसका प्रयोग होगा कैसे ये भी आपको सीखना है। बहुत बार इसको टाइपिंग में गलत प्रयोग करते हैं बच्चे, लिखते वक्त भी गलत हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो इसका यूज देखिए कि डैश का यूज कहां कहां होता है। सबसे पहला यूज है इसका, टू एक्सप्रेस सडन चेंज इन थॉट। मान लीजिए आप किसी चीज के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, कोई भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मतलब, तो आप कोई थॉट लेकर के प्रोसीड करते हैं, क्योंकि कोई भी जब आर्टिकल लिखा जाता है तो थॉट तो होता ही हमारे दिमाग में। हम लिख रहे हैं, अचानक एकदम आपका मन आया कि नहीं, मैं अब किसी दूसरी बात चीज की ओर लेकर के बात करता हूं, अब इस थॉट को यहीं क्लोज करता हूं। सडन एकदम वेरिएशन आ गया आपके थॉट के अंदर। गॉट इट। देखिए, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। फिर मैंने लगाया डैश, बट लेट्स फॉरगेट द मैटर ऑल टुगेदर। कोई चीज आप कह रहे थे और फिर आपने एकदम बदल दिया टॉपिक को, चलो छोड़ो इस बात को, भूल जाते हैं इस बात को, वो जो बात है उसको फॉरगेट इट, उस मैटर को ही छोड़ दिया। ऐसे सडन चेंज आ गया थॉट के अंदर। ये देखिए, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट डैश, बट व्हाई एम आई टेलिंग टू यू। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन मैं तुमको क्यों बता रहा हूं। सडन चेंज आ गया थॉट के अंदर, भाई मेरी हॉबी है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं। मतलब आप एकदम अपने थॉट को एकदम चेंज कर दिया आपने। तो ऐसे जब सडनली आप थॉट को चेंज कर देते हैं तो आप डैश का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के अंदर। और डैश का प्रयोग जब होता है प्यारे बच्चों, जैसे यहां तक ईट तक लिखा, उसके बाद आप कंप्यूटर पे जब टाइप करते हो तो एक स्पेस दें, फिर डैश लगाएं, फिर स्पेस दें, फिर नेक्स्ट हो। यानी इसके, इस अल्फाबेट के और इस अल्फाबेट के बीच में एक एक स्पेस होना, यहां स्पेस आएगा, यहां भी स्पेस आएगा, और बीच में ये लिखा जाता है। जबकि हाइफन में ऐसा नहीं होता। हाइफन में जैसे आपने ये अल्फाबेट टाइप किया, उसके बाद हाइफन लगाओ, नेक्स्ट अल्फाबेट टाइप कर दो, वहां स्पेस नहीं देना होता, लेकिन डैश में स्पेस देना होता है। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और कहां प्रयोग होता है, देखिए, कोई आपकी नंबर की रेंज है, डेट की रेंज है, टाइम की रेंज है, कोई ईयर की रेंज है। जब हम रेंज को शो करते हैं, देखिए नंबर की रेंज 1 से लेकर के 100 तक, 1-100, ये नंबर की रेंज आ गई आपकी। ये डेट की रेंज आ गई 16 से लेकर के 27 जुलाई तक। तो 16 से लेकर 27 उसके बीच में ये डैश आता है, हाइफन नहीं आता। यहां हाइफन और डैश में साइज का भी फर्क है, वो हम देखेंगे। ये देखिए, ये आपके समय की रेंज है, 10 AM 10 AM से लेकर के 4 PM तक। जब आप समय की रेंज को दिखा रहे हो, आपके नंबर की रेंज को दिखा रहे हो, आप अपनी मंथ की या क्या नाम है डेट की रेंज को दिखा रहे हो, मंथ की रेंज को दिखा रहे हो, आप ईयर की रेंज को दिखा रहे हो, किसी भी चीज़ की रेंज दिखा रहे हो आप,
तो वहां पर आपको हाइफन नहीं लगाना, डैश का प्रयोग करना है। तो बस मुख्यतः डैश के यही दो यूज होते हैं प्यारे बच्चों, और डैश का प्रयोग कहीं नहीं होता। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पंक्चुएशन की, और वो है हमारा यूज ऑफ हाइफन। हाइफन यानी ये देखिए, ये आपका डैश, और मैं इसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये साइज में बड़ी है और ये साइज में छोटी है, दोनों हॉरिजॉन्टल है। ये आपका डैश है और ये आपका हाइफन है। ये देखिए, ये हाइफन का साइन है। इसका प्रयोग कहां होता है? बहुत ही सिंपल है इसका प्रयोग। तो टू ज्वाइन द पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड नाउन एंड कंपाउंड एडजेक्टिव। अगर कंपाउंड नाउन को जोड़ना है, या जो कंपाउंड नाउन है, जो आपका जिन जिन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, उनके बीच में हाइफन आता है। कंपाउंड नाउन जब बनाते हैं ना, तो हाइफन का प्रयोग करके बनाते हैं। कंपाउंड नाउन का या कंपाउंड एडजेक्टिव का जब निर्माण होता है तो हाइफन का प्रयोग करके होता है। देखिए, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये हमारा कंपाउंड नाउन है। ये देखिए, 3 इसमें आपके वर्ड्स आ गए। तो फादर इन लॉ, तो इनके बीच में क्या लगाया मैंने? ये लगाया, हाइफन लगाया, डैश नहीं, हाइफन। ब्रदर इन लॉ, ये देखिए, सिस्टर इन लॉ, इस प्रकार के कंपाउंड नाउन आप जब नाउन को पढ़ते हो तो इनके बारे में आप भले से जानते हो। नहीं है तो आप नाउन के चैप्टर पे जाइए और नाउन में कंपाउंड नाउन को खोल के देखिए, तो आपको ये बहुत सारे मिलेंगे, सैकड़ों एग्जाम्पल मिलेंगे आपको कंपाउंड नाउन के। तो कंपाउंड नाउन जब भी लिखा जाता है तो उनके जो वर्ड्स, जो पार्ट्स हैं आपके, ये लिखा ना मैंने पार्ट्स, तो ये देखिए, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 पार्ट है ना इसमें, तो तीनों पार्ट को ज्वाइन किया मैंने हाइफन के द्वारा। और कंपाउंड एडजेक्टिव में ये देखिए, कॉल्ड ब्लडेड, कंपाउंड एडजेक्टिव का उदाहरण है। ओपन माइंडेड, ये भी कंपाउंड एडजेक्टिव का उदाहरण है। सेल्फ मेड, बहुत बार यूज करते हैं, इतने बिल्कुल सिंपल मैंने ये लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं। सेल्फ मेड, वेल बिहेव्ड, वेल नोन, और भी ले सकते हैं आप, वेल नोन, वेल बिहेव्ड। तो इस प्रकार हजारों, आपको लाखों की संख्या में कंपाउंड एडजेक्टिव मिलेंगे। तो कंपाउंड एडजेक्टिव जब भी बनाया जाता है उसके बीच में डैश नहीं आता प्यारे बच्चों, हाइफन आता है। मतलब ये जो जैसे आपने टाइप किया उसके बाद आप तुरंत प्रभाव से इसको टाइप करेंगे, और इसके बीच में कोई गैप नहीं है, ये जुड़ा हुआ है बिल्कुल। यहां जुड़ा हुआ नहीं है, यहां स्पेस है डैश में, इसके बाद स्पेस देंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे। ये बेसिक लिखने का डिफरेंस है, यूज का तो है ही, ये लिखने का भी डिफरेंस है। गॉट इट? तो ये हमारा पंक्चुएशन नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, आज आपने बहुत अच्छे से इन सभी पंक्चुएशंस को सीख लिया है, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए, और आपको अच्छा भी लगा होगा, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। और इसके बाद हमारे और बाकी कॉलन बचता है, सेमी कॉलन बचता है, जितने भी और इन्वर्टेड कॉमास बचते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको उनके बारे में बताएंगे। गॉट इट? हर बार की तरह हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज रहती है, तो इस बार भी रहेगी, उसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। अगर एक बार में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो लेक्चर को 2 बार देखो, 3 बार देखो, और इसको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के ऊपर जाओ। ठीक है? तो बहुत सिंपल, ये सबसे सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि प्यारे बच्चों जब आप बड़े हो जाओगे तो आपकी राइटिंग स्किल की जब इम्प्रूवमेंट के बारे में जब आप सोचोगे तो सबसे पहली बात ये आएगी। मान लीजिए आप राइटर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो राइटर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है उसको लिखना तो आना ही चाहिए। तो जो भी आप स्क्रिप्ट लिखोगे उसमें अगर प्रॉपर पंक्चुएशन नहीं है तो वो स्क्रिप्ट जो है
आपकी सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि लिखना तो कोई भी चीज़ है, उसको लिखते तो हम हैं ही, और जब लिखते हुए अगर हमारी पंक्चुएशन की गलती है, जितनी आपको स्पेलिंग मिस्टेक की पनिशमेंट है या किसी और चीज़ की पनिशमेंट है, या प्रॉपर आपने और कोई चीज़ प्रॉपर मॉडल यूज़ नहीं किया, प्रॉपर टेंस आपने नहीं लगाया, वहाँ आपकी गलतियाँ मानी जाती हैं, तो गलतियाँ ये भी मानी जाती हैं, राइट। जब मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हैं और आप थीसिस वगैरह लिखी आपने, और आपको सही से पंक्चुएशन की नॉलेज नहीं है, तो आपका जो गाइड होगा उसमें एक एक पेज पे हज़ारों ऐसे ऐसे मार्क्स आपको मिलेंगे, लगा देगा कि इनको सबको ठीक करके लेके आओ। तो इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो इस टॉपिक को बड़ी बारीकी से आप सीखिए और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।